हेलो बच्चों, मैं कमलेश। आज हम कक्षा 7वीं की पुस्तक वसंत भाग 2 का पाठ दादी माँ पढ़ेंगे। दादी माँ पाठ के लेखक शिव प्रसाद सिंह जी हैं। शिव प्रसाद जी का जन्म 19 अगस्त 1928 को बनारस के जलालपुर गांव में हुआ था और इनकी मृत्यु 28 सितंबर 1998 को हुई थी। दादी माँ शिव प्रसाद सिंह जी की पहली कहानी थी जिसे आंचलिक कहानी होने का गौरव प्राप्त हुआ। आगे बढ़ते हैं पाठ सार की तरफ। पाठ का सार। प्रस्तुत पाठ में लेखक को उनके बड़े भैया किशन का पत्र प्राप्त हुआ है जिसमें उनकी दादी की मृत्यु होने का समाचार लिखा है। लेखक अपनी दादी से बहुत प्यार करते थे। उन्हें अपने बचपन में दादी के साथ बिताए एक एक पल याद आ गए। इस पाठ में उन यादों का ही जिक्र किया गया है। तो आइए हम पाठ शुरू करते हैं। पाठ 2 दादी माँ। इस पाठ में लेखक अपने बारे में बात कर रहे हैं और बता रहे हैं। कमजोरी ही है अपनी, पर सच तो यह है कि जरा सी कठिनाई पड़ते बीसों गर्मी, बरसात और बसंत देखने के बाद भी मेरा मन सदा नहीं तो प्रायः अनमनासा हो जाता है। मेरे शुभचिंतक मित्र मुंह पर मुझे प्रसन्न करने के लिए आने वाली छुट्टियों की सूचना देते हैं और पीठ पीछे मुझे कमजोर और जरा सी प्रतिकूलता से घबराने वाला कहकर मेरा मजाक उड़ाते हैं। मैं सोचता हूँ, अच्छा अब कभी उन बातों को ना सोचूंगा। ठीक है, जाने दो, सोचने से क्या होता है। पर बरबस मेरी आंखों के सामने शरद की शीत किरणों के समान स्वच्छ शीतल किसी की छाया नाच उठती है। मुझे लगता है जैसे क्वार यानी सितंबर के दिन आ गए हैं। मेरे गांव के चारों ओर पानी ही पानी हिलोरे ले रहा है। दूर के सिवान से अर्थात गांव की हद से बहकर आए हुए मोथा और साई की अधगली घासें, घेउर और वन प्याज की जड़ें तथा नाना प्रकार की बरसाती घासों के बीच सूरज की गर्मी में खौलते हुए पानी से सड़कर एक विचित्र गंध छोड़ रहे हैं। गंध यानी बदबू। रास्तों में कीचड़ सूख गया है और गांव के लड़के किनारों पर झाग भरे जलाशयों मतलब तालाबों में धमाके से कूद रहे हैं। अपने अपने मौसम की अपनी अपनी बातें होती हैं। आषाढ़ में आम और जामुन ना मिले चिंता नहीं। आषाढ़ में आम और जामुन ना मिले चिंता नहीं। अगहन में चूड़ा और गुड़ ना मिले दुख नहीं। चैत के दिनों में लाई के साथ गुड़ की पट्टी ना मिले अफसोस नहीं। पर कुंवर के दिनों में इस गंधपूर्ण झाग भरे जल में कूदना ना हो तो बड़ा बुरा मालूम होता है। मैं भीतर हुड़क रहा था, यानी हमारा जो लेखक है वो भीतर से तड़प रहा है। हुड़क रहा है मतलब तड़प रहा है। 2-1 दिन ही तो कूद सका था, नहा धोकर बीमार हो गया। हल्की बीमारी ना जाने क्यों मुझे अच्छी लगती है। थोड़ा थोड़ा ज्वर अर्थात बुखार, थोड़ा थोड़ा ज्वर हो, सर में साधारण दर्द और खाने के लिए दिन भर नींबू और साबू। लेकिन इस बार ऐसी चीज नहीं थी। ज्वर जो चढ़ा तो चढ़ता ही गया। रजाई पर रजाई और उतरा रात के 12 बजे के बाद। दिन में मैं चादर लपेटकर सोया था। दादी आई, शायद नहाकर आई थी उसी झाग वाले जल में। पतले दुबले स्नेह सने शरीर पर सफेद किनारीहीन धोती, सन से सफेद बालों के सिरों पर टपकते हुए जल की शीतलता आते ही उन्होंने सर पेट छुए, आंचल की गांठ खोलकर किसी अदृश्य शक्तिधारी के चबूतरे की मिट्टी मुंह में डाली, माथे पर लगाई। दिन रात चारपाई के पास बैठी रहती, कभी पंखा चलती, कभी जलते हुए हाथ पैर कपड़े से सहलाती, सर पर दालचीनी का लेप करती और 20 बार छू छू कर ज्वर का अनुमान करती। हांडी में पानी आया कि नहीं, उसे पीपल की छाल से छौंका कि नहीं, खिचड़ी में मूंग की दाल एकदम मिल तो गई है, कोई बीमार के घर में सीधे बाहर से आकर तो नहीं चला गया, आदि लाखों प्रश्न पूछकर घर वालों को परेशान कर देती। इस प्रकार हमारा लेखक या दादी के बारे में बता रहा है कि जब भी वो बीमार हुआ करता था तो दादी किस तरीके से उसको ठीक करने का प्रयास करती थी।
और किस तरह उसकी सेवा करती थी। अब आगे। दादी माँ को गवई गांव की 50 किस्म की दवाओं के नाम याद थे। गांव में कोई बीमार होता उसके पास पहुंचती और वहाँ भी वही काम, हाथ छूना, माथा छूना, पेट छूना। फिर भूत से लेकर मलेरिया, सरसम, निमोनिया तक का अनुमान विश्वास के साथ सुनाती। महामारी और विषुचिका के दिनों में रोज सवेरे उठकर स्नान के बाद लवंग और गुड़ मिश्रित जलधार, गुग्गल और धूप सफाई कोई उनसे सीख ले। दवा में देर होती, मिश्री या शहद खत्म हो जाता, चादर या गिलाफ नहीं बदले जाते तो वे पागल जैसी हो जाती। बुखार तो मुझे अब भी आता है। नौकर पानी दे जाता है। मेस महाराज अपने मन से पकाकर खिचड़ी या साबू दे जाते हैं। डॉक्टर साहब आकर नाड़ी देख जाते हैं और कुनेन मिक्सचर की शीशी की किताई के डर से बुखार भी भाग जाता है। पर ना जाने क्यों ऐसे बुखार को बुलाने का जी नहीं होता। किशन भैया की शादी ठीक हुई। शादी के उत्साह और आनंद का क्या कहना, दिन भर गायब रहती। सारा घर जैसे उन्होंने सर पर उठा लिया हो। पड़ोसिनें आती, बहुत बुलाने पर दादी माँ आती। बहन बुरा ना मानना, कार परोजन का घर ठहरा। एक काम अपने हाथ से ना करूं तो होने वाला नहीं। जानने को ये सभी जानते थे कि दादी कुछ भी नहीं करती, पर किसी काम में उनकी अनुपस्थिति वस्तुतः विलंब का कारण जरूर बन जाती। उन्हीं दिनों की बात है। एक दिन दोपहर को मैं घर लौटा। बाहरी निकसार में दादी माँ किसी पर बिगड़ रही थी। देखा पास के कोने में दुखी रामी की चाची खड़ी हैं। रुपये मुझे सूद के आज दे दे। तेरी आंखों में शर्म है नहीं? मांगने के समय कैसी आई, पैरों पर नाक रगड़ती फिरी। किसी ने एक पाई भी ना दी। अब लगी है आजकल करने, फसल में दूंगी, फसल में दूंगी। क्या अब तेरी खातिर दूसरी फसल कटेगी? दूंगी मालकिन। रामी की चाची रोती हुई दोनों हाथों से आंचल पकड़े दादी माँ के पैरों की ओर झुकी। बिटिया की शादी है, आप न दया करेंगी तो उस बेचारी का निस्तार कैसे होगा? हट हट, अभी नहा के आ रही हूँ। दादी माँ पीछे हट गई। जाने दो दादी, मैंने इस अप्रिय प्रसंग को हटाने की गरज से कहा। बेचारी गरीब है, दे देगी कभी। चल चल, चला है समझाने। मैं चुपके से आंगन की ओर चला गया। कई दिन बीत गए, मैं इस प्रसंग को एकदम भूल सा गया। एक दिन रास्ते में रामी की चाची मिली। वह दादी को पूतो फलो दूधो नहाओ का आशीर्वाद दे रही थी। मैंने पूछा, क्या बात है धन्नो चाची? तो उसने भावुक होकर कहा, ऋणी हो गई बेटा, भगवान भला करे हमारी मालकिन का। कल ही आई थी, पीछे का सभी रुपया छोड़ दिया, ऊपर से 10 रुपये का नोट देकर बोली, देखना धन्नो, जैसी तेरी बेटी वैसी मेरी, 10-5 के लिए हंसाई ना हो। देवता है बेटा, देवता। उस रोज तो बहुत डांट रही थी। मैंने पूछा, वह तो बड़े लोगों का काम है बाबू, रुपया देकर डांटे भी ना तो क्या लाभ। मैं मन ही मन इस तर्क पर हंसता हुआ आगे बढ़ गया। किशन के विवाह के दिनों की बात है। विवाह के 4-5 रोज पहले से ही औरतें रात भर गीत गाती हैं। विवाह की रात को अभिनय भी होता है। यह प्रायः एक ही कथा का हुआ करता है। उसमें विवाह से लेकर बेटे के होने तक, बेटे के जन्म तक के सभी दृश्य दिखाए जाते हैं। सभी पाठ औरतें ही करती हैं। मैं बीमार होने के कारण बारात में ना जा सका। मेरा भाई राघव दलान में सो रहा था। वह भी बारात जाने के बाद ही पहुंचा था। औरतों ने उस पर आपत्ति की। दादी माँ बिगड़ी, लड़के से क्या पर्दा, लड़के और ब्रह्मा का मन एक सा होता है। मुझे भी पास ही एक चारपाई पर चादर उड़ाकर दादी माँ ने चुपके से सुला दिया। बड़ी हंसी आ रही थी। सोचा कहीं जोर से हंस दूं, भेद खुल जाए तो निकाल बाहर किया जाऊंगा। पर भाभी की बात पर हंसी रुक न सकी और भंडाफोड़ हो ही गया। देबू की माँ ने चादर खींच ली। कहो दादी, यह कौन बच्चा सोया है? बेचारा रोता है शायद, दूध तो पिला दूं। हाथापाई शुरू हो गई। दादी माँ बिगड़ी, लड़के से क्यों लगती है? सुबह रास्ते में देबू की माँ मिली। कल वाला बच्चा भाभी। मैं वहाँ से जोर से भागा
और दादी माँ के पास जा खड़ा हुआ। वस्तुतः किसी प्रकार का अपराध हो जाने पर हम दादी की छाया में खड़े हो जाते, अभेदान मिल जाता। अभेदान मतलब क्षमा मिल जाती। स्नेह और ममता की मूर्ति दादी माँ की एक एक बात आज कैसी कैसी मालूम होती है। परिस्थितियों का वात्या चक्र अर्थात तूफान, परिस्थितियों का तूफान जीवन को सूखे पत्ते सा कैसे नचाता है, इसे दादी माँ खूब जानती थी। दादाजी की मृत्यु के बाद से ही वे बहुत उदास रहती। अब उन्हें संसार धोखा ही मालूम होता है। दादा ने उन्हें स्वयं जो धोखा दिया, वे सदा उन्हें आगे भेजकर अपने पीछे जाने की झूठी बात कहा करते थे। दादाजी की मृत्यु के बाद कुकुरमुत्ते की तरह बढ़ने वाले मुंह में राम, बगल में छुरी वाले दोस्तों की शुभचिंता ने स्थिति को और भी डावाडोल कर दी। दादा के श्राद्ध में दादी माँ के मना करने पर भी पिताजी ने अतुल संपत्ति व्यय की, जो वह घर की तो थी नहीं। दादी माँ अक्सर उदास रहा करती। माघ के दिन थे, यानी जनवरी के दिन थे। कड़ाके का जाड़ा पड़ रहा था। पछुआ का सन्नाटा और पाले की शीत हड्डियों में घुसी पड़ती। शाम को मैंने देखा दादी माँ गीली धोती पहने कोने वाले घर में एक संदूक पर दिया जलाए हाथ जोड़कर बैठी हैं। उनकी स्नेह कातर आंखों में मैंने आंसू कभी नहीं देखे थे। मैं बहुत देर तक मन मारे उनके पास बैठा रहा। उन्होंने आंखें खोली। दादी माँ, मैंने धीरे से कहा, क्या है रे, तू यहाँ क्यों बैठा है? दादी माँ, एक बात पूछूं, बताओगी ना? मैंने उनकी स्नेहपूर्ण आंखों की ओर देखा। क्या है, पूछ। तुम रोती थी? दादी माँ मुस्कुराई। पागल, तूने अभी खाना भी नहीं खाया ना? चल चल, धोती तो बदल लो दादी माँ। मैंने कहा, मुझे सर्दी गर्मी नहीं लगती बेटा। वे मुझे खींचते हुए रसोई में ले गई। सुबह मैंने देखा चारपाई पर बैठे पिताजी और किशन भैया मन मारे कुछ सोच रहे हैं। दूसरा चारा ही क्या है। बाबू बोले, रुपया कोई देता नहीं, कितने के तो अभी पिछले भी बाकी हैं। वे रोने रोने से हो गए। रोता क्यों है रे? दादी माँ ने उनका माथा सहलाते हुए कहा, मैं तो अभी हूँ ही। उन्होंने संदूक खोलकर एक चमकती सी चीज़ निकाली। तेरे दादा ने यह कंगन मुझे इसी दिन के लिए पहनाया था। उनका गला भर आया। मैंने इसे पहना नहीं, इसे सहेज कर रखती आई हूँ। यहाँ उनके वंश की निशानी है। उन्होंने आंसू पोंछकर कहा, पुराने लोग आगा पीछा सब सोच लेते थे बेटा। सचमुच मुझे दादी माँ शाप भ्रष्ट देवी सी लगी। धुंधली छाया विलीन हो गई। मैंने देखा दिन काफ़ी चढ़ाया है। पास के लंबे खजूर के पेड़ से उड़कर एक कौवा अपनी घिनौनी काली पांखें फैलाकर मेरी खिड़की पर बैठ गया। हाथ में अब भी किशन भैया का पत्र काँप रहा है। काली चींटियों सी कतारें धूमिल हो रही हैं। आंखों पर विश्वास नहीं होता। मन बार बार अपने से ही पूछ बैठता है, क्या सचमुच दादी माँ नहीं रही? चैप्टर यहाँ खत्म होता है। शिव प्रसाद सिंह। अब आगे करेंगे हम प्रश्न अभ्यास।